ये है माय हीरो अकेडमिया का पार्ट 2। तो पिछले पार्ट के एंड में जैसा कि हमने देखा था कि आइजावा सेंसेई के टेस्ट में हमारा इजुकु मिडोरिया ऑल फॉर वन की पावर का इस्तेमाल अपनी उंगली से करता है, जिस वजह से उसकी उंगली तो टूट जाती है लेकिन वो बॉल को दूर फेंकने में कामयाब हो जाता है। और ये देखकर आइजावा सेंसेई भी हैरान हो जाते हैं। और यहाँ इजुकु बोलता है कि सेंसेई देखिए, मैं अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हूँ। और इस टेस्ट में इजुकु ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इसी वजह से उराराका और टेन्या लीडा उससे फिर से इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बाकुगो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही जानता है कि इजुकु के पास कोई भी क्वर्क नहीं था। लेकिन अचानक से इजुकु में इतनी ताकत कैसे आ गई। और तभी वो इजुकु की कही बात को याद करता है कि किसी ने मुझसे कहा है कि मैं भी एक हीरो बन सकता हूँ। और अगले ही पल में बाकुगो इजुकु की ओर गुस्से में दौड़कर जाने लगता है इन सब सवालों के जवाब मांगने के लिए। और इस वजह से इजुकु घबरा जाता है, लेकिन बाकुगो के कुछ करने से पहले ही आइजावा सेंसेई उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे मेरा क्वर्क बार बार इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करो, क्योंकि मेरी आंखें जल्दी सूख जाती हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि यूए हाई में क्लास 1A के होमरूम टीचर शोटा आइजावा, जिनका क्वर्क दूसरों के क्वर्क को तब तक इरेज किए रहता है जब तक ये अपनी पलकें नहीं झपकाते। और जैसे ही ये एक बार अपनी पलक झपकाएंगे, इनके क्वर्क का असर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आइजावा सेंसेई बाकुगो को छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि अगली बारी किसकी है, जल्दी आओ। लेकिन यहाँ पर बाकुगो को अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक इजुकु कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब बाकुगो और इजुकु छोटे थे। यहाँ पर इजुकु बाकुगो से बोलता है कि तुम्हारा क्वर्क कितना ज्यादा कूल है, काश मुझे भी मेरा क्वर्क जल्दी मिल जाता। जिस पर बाकुगो बोलता है कि तुम्हारा क्वर्क चाहे कुछ भी हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। अब प्रेजेंट में इनके और भी कई सारे टेस्ट होते हैं और इन सब की वजह से इजुकु बहुत ज्यादा थक जाता है। अब इसके बाद बारी आती है इन सभी के रिजल्ट्स की। यहाँ पर इजुकु काफी ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि जिसका स्कोर सबसे कम आएगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इजुकु ने सिर्फ बॉल थ्रोइंग में ही सबसे अच्छा स्कोर किया है। और इसके बाद जब इजुकु रिजल्ट्स देखता है, तब उसे अपना नाम सबसे नीचे दिखाई देता है और इसी वजह से वो घबरा जाता है, क्योंकि अब उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी आइजावा सेंसेई बताते हैं कि स्कूल से निकाले जाने की बात झूठी थी। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम सभी अपने क्वर्क का इस्तेमाल किस हद तक कर सकते हो। और इनकी ये बात सुनकर ये तीनों तो भैया बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इनको हैरान देखकर एक लड़की बोलती है कि ये बात समझना कितनी आसान थी कि टीचर ने झूठ कहा था, क्योंकि स्कूल के पहले ही दिन आखिर तुम्हें कौन स्कूल से बाहर निकाल देगा। तभी आइजावा सेंसेई इजुकु के पास आकर बोलते हैं कि नर्सेस ऑफिस में अपनी उंगली को चेक करवा लेना। और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इजुकु थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि वो अभी तक अपने क्वर्क का इस्तेमाल सही से करना सीख नहीं पाया है। लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो अपने सपने को पाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करेगा। दूसरी ओर ऑल माइट, जो पूरे टेस्ट के वक्त वहीं पर था, वो आइजावा सेंसेई से बोलता है कि तुमने उनसे झूठ कहा है ना, पिछले साल पनिशमेंट के रूप में तुमने पूरी क्लास को स्कूल से निकाल दिया था, है ना। जिनमें पोटेंशियल नहीं होता तुम उन्हें बाहर निकाल देते हो, लेकिन तुम अपनी ही कही बात से पीछे हट गए। इसका मतलब तुमने भी उस बच्चे में पोटेंशियल देखा। तभी आइजावा सेंसेई बोलते हैं कि तुम उस बच्चे को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहे हो। और इसके बाद आइजावा सेंसेई वहाँ से जाते हुए ये बोलते हैं कि जिनमें कोई पोटेंशियल नहीं होता मैं उन्हें बाहर निकाल देता हूँ, लेकिन उस बच्चे में थोड़ा पोटेंशियल है। और इसके अलावा एक सपने को कभी पूरा ना कर पाना बहुत ज्यादा दर्द देता है। ये बातें सुनकर ऑल माइट बोलता है कि तुम भी ना बड़े अजीब हो आइजावा। वहीं अगले सीन में हम इजुकु को देखते हैं, जो कि बड़ा थका हुआ था। लेकिन तभी उसके पास लीडा आता है, जो उससे पूछता है कि अब तुम्हारी उंगली ठीक है। इजुकु बताता है कि हाँ, रिकवरी गर्ल ने इसे ठीक कर दिया। लेकिन अगले ही पल में इजुकु को बड़ी थकान होने लगी। सो इस पर रिकवरी गर्ल बताती है कि उसका क्वर्क एक पर्सन की हीलिंग एबिलिटी को बढ़ा देता है, लेकिन हीलिंग में स्टेमिना की जरूरत होती है। और अगर तुम्हें इसी तरीके से चोटें लगती रहीं तो तुम्हारी बॉडी में से स्टेमिना खत्म हो जाएगा और तुम मारे जाओगे। और इसी वजह से इजुकु डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर को सही से कंट्रोल करना सीखेगा। लेकिन तभी उसी के साथ चल रहा लीडा बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि एक टीचर हमसे झूठ बोलेंगे। अब इससे पहले कि इजुकु उससे कुछ बोलता, उनके पास उराराका आ जाती है और वो आते ही इन दोनों को अपना नाम बताकर बोलती है कि तुम शायद से टेन्या लीडा हो और तुम
देखू मिडोरिया, है ना? इजुकू बोलता है देखू। सो उराराका बोलती है कि टेस्ट के दौरान बाकुगो नाम का लड़का तुम्हें इसी नाम से बुला रहा था। सो अब इजुकू उराराका को समझाता है कि उसका असली नाम इजुकू है। बाकुगो उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे देखू नाम से बुलाता है, जिस पर उराराका बताती है कि देखू उसे एक ऐसे जैपनीज बर्ड की तरह लगता है जिसका मतलब होता है तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। और इसके अगले ही पल में ना जाने क्यों इजुकू शर्माने लगता है। इसके बाद ये तीनों एक साथ जाने लगते हैं और यहाँ पर इजुकू काफी खुश होता है क्योंकि पहले उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन अब उसके पास दोस्त हैं। और यहाँ पर हम ऑल माइट को देखते हैं जो बोल रहा था कि असली चीज की शुरुआत तो कल से होगी, इसी वजह से तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी यंग मिडोरिया। अब इसके अगले दिन हमें पता चलता है कि मॉर्निंग में इनकी इंग्लिश क्लास होती है जिसका टीचर प्रेजेंट माइक है। और इसके बाद लंच ब्रेक में सभी बच्चे कैफेटेरिया में आकर खाना खाते हैं, जहाँ पर एक कुकिंग हीरो इनका खाना बनाता है और इसके हाथों का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। और इसके बाद दोपहर में आखिरकार इनकी हीरो बेसिक ट्रेनिंग होती है जिसका टीचर ऑल माइट है और वो क्लासरूम में बड़े कैजुअल तरीके से आता है और ऑल माइट को देखकर ही सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और यहाँ पर ऑल माइट सभी को बताता है कि इस क्लास में सभी बच्चे एक हीरो बनने के अलग अलग तरीके जानेंगे और आज तुम सभी की कॉम्बैट ट्रेनिंग होने वाली है। और इसके बाद इन सभी बच्चों को बताया जाता है कि इनके क्वर्क रजिस्ट्रेशन के हिसाब से इन सभी की कॉस्ट्यूम्स बना दी गई हैं। अब इसके बाद बैटलफील्ड में हम ऑल माइट को देखते हैं जो सभी बच्चों के आने का इंतजार कर रहा था। और इसके बाद वहाँ पर सभी बच्चे आते हैं अपनी अपनी हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर और इन सभी की हीरो कॉस्ट्यूम कमाल की थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि सभी बच्चों ने जो क्वर्क रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था उसमें उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम के बारे में भी बताया था, उसके डिजाइन्स, उसके मेजरमेंट्स। और ये सारे कॉस्ट्यूम्स एक कॉर्पोरेशन कंपनी बनाती है जिसका कॉन्ट्रैक्ट यूए हाई स्कूल के साथ है। और तभी हमें 3 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम इजुकू को देखते हैं जो कि थोड़ा परेशान था क्योंकि वो अपने क्वर्क रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पहले ही भर चुका है जिसमें उसने अपने क्वर्क के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इसी वजह से वो ऑल माइट को कॉल करता है। ऑल माइट उसे बताता है कि इजुकू अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिर से अपडेट करवा सकता है क्योंकि काफी सारे बच्चों को ये बात समझने में गलती हो जाती है कि उनका क्वर्क असल में किस काम का है। जैसे मान लो किसी को लग सकता है कि वो अपनी बॉडी में से पानी को निकाल सकता है, लेकिन शायद से ये गलत भी हो सकता है। शायद से आपका क्वर्क हवा में मौजूद मॉइस्चर को पानी में बदलता हो, इसी वजह से तुम भी अपने फॉर्म में कुछ चेंजेस करवा सकते हो। लेकिन तभी उसकी माँ आ जाती है कमरे में जिस वजह से वो गलती से फोन कॉल काट देता है और यहाँ पर उसकी माँ उसके लिए एक कॉस्ट्यूम लेकर आई थी। लेकिन दोस्तों ये असल में एक जंप सूट होता है। सो इस बारे में उसकी माँ बताती हैं कि एक दिन जब तुम पढ़ते पढ़ते सो गए थे तो उस टाइम पर मैंने तुम्हारी नोटबुक में एक कॉस्ट्यूम देखा और भले से ही उस टाइम पर मैंने हार मान ली हो, लेकिन तुमने हार नहीं मानी, तुम अपने सपने का पीछा करते रहे। लेकिन इजुकू अब मैं तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगी, जो भी मुझसे हो सकेगा मैं वो करूंगी। और आज इजुकू उसी कॉस्ट्यूम को पहन कर आता है जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाया है। जैसे ही उराराका इजुकू को देखती है वो उसके पास आती है, लेकिन उराराका को देखकर इजुकू शर्मा जाता है क्योंकि दोस्तों उराराका का कॉस्ट्यूम ला 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 ला। अब बात ये है कि उराराका ने अपने कॉस्ट्यूम के बारे में डिटेल में नहीं बताया था, इसी वजह से उसका कॉस्ट्यूम ऐसा बना है। और यहाँ पर मौजूद एक लड़का बोलता है कि हीरो कोर्स बेस्ट है, लेकिन तभी ऑल माइट नोटिस करता है इजुकू के कॉस्ट्यूम को जो डिट्टो उसी की तरह था, उसके जैसी हंसी, उसके जैसे बाल। अब वक्त आता है इनकी कॉम्बैट ट्रेनिंग का। सो तभी लीडा पूछता है कि क्या उन्हें फिर से उन रोबोट्स के साथ फाइट करनी होगी। ऑल माइट बताता है कि नहीं, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि तुम सभी को पता होगा कि हीरोज विलेन से फाइट करते हैं इस दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन हीरोज के होने की वजह से विलेंस हमेशा अंधेरे में छुपे रहते हैं। आज की तुम्हारी क्लास में तुम्हें हीरोज और विलेंस के 2-2 के ग्रुप में बांट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जीतने के लिए तुम्हें रोबोट से फाइट नहीं करनी है। सो एक लड़की पूछती है तो फिर हार और जीत का फैसला कैसे होगा। और ऐसे ही स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगते हैं।
जिस वजह से ऑल माइट परेशान हो जाता है। इसके बाद वो सभी बच्चों को बताता है कि विलन्स ने एक न्यूक्लियर वेपन को कहीं पर छुपा कर रखा है और हीरोज को इन विलन्स को रोकने का काम मिला है। हीरोज को या तो विलन्स को हराना होगा या फिर उस न्यूक्लियर वेपन को अपने कब्जे में लेना होगा और विलन्स को इस न्यूक्लियर वेपन को हीरोज से बचाए रखना है या फिर वो हीरोज को पकड़ सकते हैं और चिट्ठी निकालकर हम ये तय करेंगे कि एक टीम में कौन होगा और उस टीम का ओपोनेंट कौन होगा। और इसी तरीके से सभी बच्चों की टीम बन जाती है और यहाँ पर उराराका और इजुकु दोनों एक टीम में होते हैं, जिस वजह से इजुकु काफी ज्यादा नर्वस होता है। और इसके बाद ऑल माइट चिट्ठी निकालने लगता है कि कौन सी टीम किस टीम का सामना करेगी। टीम ए जो कि हीरो वाली टीम है वो टीम डी का सामना करेगी जो कि विलन्स हैं और टीम डी में है बाकुगो और लीडा। इजुकु सामना करेगा बाकुगो का। अब इसके बाद बाकी के बच्चे ऑल माइट के साथ मॉनिटर रूम में जाने लगते हैं और यहाँ पर बाकुगो इजुकु को ही घूर रहा था, जिससे पहले तो इजुकु थोड़ा घबरा जाता है लेकिन इसके बाद बाकुगो से नजरें मिलाता है और इस वजह से बाकुगो को और भी गुस्सा आ जाता है। अब 5 मिनट में इनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। ऑल माइट बाकुगो और लीडा को बताता है कि उन्हें इस ट्रेनिंग को बिल्कुल असली बैटल की तरह करना होगा जिसमें वो एक दूसरे को घायल कर सकते हैं, लेकिन अगर बात ज्यादा आगे बढ़ती है तो मैं ट्रेनिंग को रोक दूंगा। अब इसके बाद बाकुगो और लीडा उस वेपन के पास आ जाते हैं जिसकी हिफाजत उन्हें करनी है। यहाँ पर बाकुगो लीडा से पूछता है कि क्या देखू के पास सच में एक क्वर्क है, जिस पर लीडा बोलता है कि क्या तुमने उसकी वो ताकत नहीं देखी। लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करने पर वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अगले ही पल में बाकुगो गुस्से में अपने मन में बोलता है कि क्या वो इतने वक्त से मुझे बेवकूफ बनाता आया है। वहीं दूसरी ओर उस बिल्डिंग के नीचे हम उराराका और इजुकु को देखते हैं। यहाँ पर उराराका बोलती है कि ऑल माइट आइजावा सेंसेई की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, तो शायद से हमें इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन तभी वो इजुकु को देखती है जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है। यहाँ पर इजुकु को इस बात का डर लग रहा था कि वो बाकुगो और लीडा का सामना कैसे करेगा। उसकी बात सुनकर उराराका बोलती है कि अरे हाँ, बाकुगो ही वो है जो शुरू से तुम्हारा मजाक उड़ाता आया है। जिस पर इजुकु बोलता है कि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, वो ऑल माइट को हराकर एक टॉप हीरो बनना चाहता है और शायद से वो ऐसा कर भी लेगा क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर है और इसी वजह से इस बार मैं हारना नहीं चाहता। इजुकु की बात सुनकर उराराका बोलती है कि हम एक साथ एक टीम की तरह फाइट करेंगे, है ना। इजुकु बोलता है हाँ, और इसके बाद इनकी कॉम्बैट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। बाकी की पूरी क्लास ऑल माइट के साथ मॉनिटर रूम में इनकी फाइट पर नजर रख रहे थे और यहाँ पर इनकी फाइट के अकॉर्डिंग ही इन्हें स्कोर्स मिलेंगे। सबसे पहले इजुकु और उराराका बिल्डिंग के अंदर आते हैं और एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं काफी ज्यादा सावधानी के साथ। यहाँ पर इजुकु सोच रहा था कि मैं अभी ऑल फॉर वन को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ और अगर मैंने किसी के खिलाफ उस ताकत का इस्तेमाल किया तो इससे उनकी जान भी जा सकती है। इस वक्त हमें उराराका की ताकत का इस्तेमाल करके ही इस ट्रेनिंग को जीतना होगा और इस कॉम्बैट बैटल को जीतने के लिए मुझे उस नॉलेज का यूज करना होगा जिसको मैं अब तक स्टोर करके एनालाइज करते आया हूँ। लेकिन अगले ही पल में बाकुगो उन पर हमला कर देता है, लेकिन इजुकु और उराराका उसके हमले से बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखू का मास्क काफी ज्यादा फट चुका है। यहाँ पर बाकुगो बोलता है कि देखो, मेरे हमलों को टॉर्च मत करो। बाकुगो का हमला देखकर बाकी के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये तो एक सरप्राइज अटैक था, ये कितना घटिया था। जिस पर ऑल माइट बोलता है कि सरप्राइज अटैक भी एक स्ट्रेटजी है और इस वक्त ये एक असली लड़ाई है। और तभी बाकुगो फिर से इजुकु पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन इजुकु बाकुगो के हाथ को पकड़कर उसे उठाकर जमीन में मार देता है और बोलता है कि कच्चन, मैं बचपन से तुम्हें देखता आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम किस तरीके से हमला करते हो। मैंने अपनी नोटबुक में उन सभी हीरोज के बारे में एनालिसिस लिखा है जिनको मैं अमेजिंग मानता हूँ, लेकिन तुमने मेरी उस नोटबुक को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। तुम मुझे देखू कहकर बुलाते हो, है ना? लेकिन अब मेरे देखू का मतलब निकम्मा या बेकार नहीं होगा। देखू का मतलब होगा तुम ये कर सकते हो। और दोस्तों, ये बात उराराका ने इजुकु से कही थी कि देखू बिल्कुल एक चाइनीज वर्ड की तरह है जिसका मतलब होता है तुम कर सकते हो। लेकिन तभी बाकुगो खड़ा होता है और बचपन के इस सीन को याद करते हुए बोलता है कि इतना ज्यादा डरने के बावजूद भी तुम मेरा सामना कर रहे हो। मुझे इसी वजह से तुमसे नफरत है। देखू,
अब अगले ही सीन में हमें बताया जाता है कि बाकुगो और इजुकु बचपन से ही पड़ोसी हैं और इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते भी हैं। और इसके बाद हमें इनके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकुगो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ऐसे जंगल में जाने का डिसाइड करता है जहाँ पर जाना मना है। और इस टाइम पर इजुकु को बाकुगो बहुत ज्यादा कूल लगता है और वो भी उनके पीछे चला जाता है, लेकिन अपना क्वर्क पाने के बाद वो दूसरों को परेशान करने लगा। और अब प्रेजेंट में इजुकु हमें बताता है कि उसे ये बात 4 साल की उम्र में ही समझ आ गई थी कि इस दुनिया में सभी लोग इक्वल नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीडा जब बाकुगो से बात करने की कोशिश करता है तो बाकुगो ये बात कहकर फोन काट देता है कि इस वक्त वो बहुत गुस्से में है और बात नहीं करना चाहता। और यहाँ पर मॉनिटर रूम में किसी को भी बाकुगो और इजुकु के बीच होने वाली बातें सुनाई नहीं दे रही थी सिवाय ऑल माइट के। वो एक ईयरफोन के जरिए उनकी सारी बातें सुन रहा था। और इसके बाद ऑल माइट एक कैप्चर टैप के बारे में बताता है जिससे आपको अपने ओपोनेंट को बांधना होगा और ये चीज दिखाएगी कि आपने अपने ओपोनेंट को कैप्चर कर लिया है। और 15 मिनट की इस कॉम्बैट बैटल में अब सिर्फ 13 मिनट बचे हुए हैं और अभी तक हीरो वाली टीम को ये बात नहीं पता कि विलन्स ने अपना न्यूक्लियर वेपन कहाँ पर छुपा रखा है। और यहाँ पर बाकुगो इजुकु पर हमला कर देता है और बोलता है कि अब मुझसे अच्छे से लड़ो देखो। लेकिन तभी वो देखता है कि इजुकु उसके पैर को कैप्चर टेप से बांध देता है और ये टेक्निक इजुकु ने आइजावा सेंसेई से सीखी है। और तभी बाकुगो वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है, लेकिन उस हमले से भी इजुकु बच जाता है। और बाकी के स्टूडेंट्स इजुकु की ऐसी मूवमेंट्स देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। और यहाँ पर ऑल माइट सोच रहा था कि उस नोटबुक में इतनी सारी हीरोज के बारे में इंफॉर्मेशन को रिसर्च और एनालाइज करने में इसके सालों लग गए होंगे, लेकिन अब उसकी वो नॉलेज काम आ रही है। अब बैटल के दौरान जैसे ही बाकुगो अपने हाथों को पीछे करता है इजुकु उससे दूर भागना शुरू कर देता है। सो बाकुगो भी अब उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर भागते हुए इजुकु सोचता है कि वो बाकुगो के करीब नहीं जा सकता है, उसे एक प्लान बनाना होगा। दूसरी ओर बाकुगो इजुकु का पीछा करते हुए भटक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इजुकु किस तरफ गया है। अब ये देखकर बाकुगो चिल्लाकर बोलता है कि क्या मुझे इस तरीके से बेवकूफ बनाने में तुम्हें मजा आता है? हाँ, तुम्हारे पास एक क्वर्क है ना? और बाकुगो की इन बातों को इजुकु भी सुन लेता है। और इसके बाद बाकुगो बोलता है कि आओ और मुझ पर अपने क्वर्क से हमला करो, फिर मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। और ये सारी बातें सुनकर ऑल माइट सोचता है इजुकु ने मुझे बताया है बाकुगो खुद को सबसे बेहतर मानता है, लेकिन इस हद तक मैंने ये नहीं सोचा था। वहीं हम इजुकु को देखते हैं जो अब एक जगह पर छुप चुका है और यहाँ पर वो बोलता है कि बाकुगो ने उराराका को इग्नोर कर दिया और इस वक्त लीडा जरूर से उस वेपन की रखवाली कर रहा है और बाकुगो जरूर से मुझे इधर उधर ढूंढ रहा होगा। ये दोनों एक टीम की तरह काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे जीतने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर मैं और उराराका एक साथ उनके हाइड आउट पर जाते तो वो दोनों एक साथ हम पर हमला करके हमें हरा देते, और अगर हम एक साथ मिलकर बाकुगो से लड़ने की कोशिश करते तो जल्द ही समय खत्म हो जाता। इसी वजह से हमने ये प्लान बनाया। उराराका अकेले इनके हाइड आउट पर जाएगी और उसके बाद मैं भी बाकुगो से बचकर वहाँ पर पहुँच जाऊंगा और लीडा हम दोनों को एक साथ नहीं हरा पाएगा और इस तरीके से हम जीत जाएंगे। मुझे बस केयरफुल होकर काम करने की जरूरत है। लेकिन तभी उसे बाकुगो के चिल्लाने की आवाज आती है जो उससे बोलता है कि कहाँ पर छुपे हुए हो तुम? हाँ, अब ये बातें सुनकर इजुकु याद करता है कि बाकुगो ने उससे कहा था कि तुम्हारे पास तो एक क्वर्क भी नहीं है, तो फिर तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे? हाँ, जिस पर इजुकु ने कहा था कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पर इजुकु अपने इरादे बदल लेता है। दूसरी ओर बाकुगो इजुकु की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो बोलता है कि तुम मेरा सामना कभी नहीं कर पाओगे। और इसके बाद हमें इनके बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकुगो एक बॉल से बहुत अच्छे से खेल लेता है, लेकिन इजुकु ऐसा नहीं कर पाता। और इसके बाद बाकुगो इजुकु को देखु बुलाने लगता है और वो सभी को बताता है कि देखु का मतलब निकम्मा और बेकार होता है। इसके बाद एक दिन बाकी के जितने भी बच्चे थे वो ये देखकर बाकुगो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि बाकुगो पानी में बहुत दूर तक पत्थर फेंक लेता है, लेकिन इजुकु जब भी पत्थर फेंकता है तो उसका पत्थर दूर तक जा ही नहीं पाता।
जिस वजह से बाकी सब उस पर हंसने लगते हैं। और इसके बाद जब बाकुगो अपने क्वर्क को अवेकन कर लेता है तो पूरी क्लास उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है। यहाँ तक कि टीचर्स भी उसके क्वर्क की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि इतने अमेजिंग क्वर्क के साथ वो एक दिन काफी बड़ा हीरो बनेगा। और इसी वजह से अब बाकुगो को लगने लगता है कि वो सबसे ज्यादा बेहतर है, इस दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब इसके बाद एक दिन जब ये दोनों जंगल जाते हैं यूं ही कीड़े मकोड़े पकड़ने के लिए, तो यहाँ पर इजुकू बोलता है कि तुम्हारा क्वर्क तो कितना ज्यादा अमेजिंग है, काश मुझे भी मेरा क्वर्क जल्दी मिल जाए। जिस पर बाकुगो बोलता है कि तुम्हारा क्वर्क चाहे कुछ भी हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। लेकिन इसके बाद सभी को पता चलता है कि इजुकू के पास तो कोई क्वर्क है ही नहीं, और इस वजह से इजुकू बेचारा बहुत ज्यादा उदास होता है। और इजुकू को इस तरीके से देखकर बाकुगो सोचता है कि तुम तो बिल्कुल बेकार हो। इसके बाद एक दिन जब ये लोग एक बड़ी सी लकड़ी के ऊपर से नदी को पार कर रहे थे तो यहाँ पर बाकुगो का पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो नदी में गिर जाता है। दो बच्चे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? सो तभी एक लड़का बोलता है कि अरे वो बाकुगो है, वो सबसे ज्यादा कमाल का है, वो कमाल का है। और तभी बाकुगो भी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी इजुकू उसके पास आकर अपना हाथ बढ़ाकर बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? इजुकू को देखकर बाकुगो सोचता है कि मेरी तरफ इन नजरों से मत देखो। और इसके बाद जब बाकुगो को एक विलन ने पकड़ लिया था तब इजुकू उसकी मदद के लिए आया था, और इन सब की वजह से ही बाकुगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पर बोलता है कि मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ। दूसरी तरफ उराराका लीडा को उस वेपन के साथ ढूंढ लेती है और इसके बाद वो इजुकू के वहाँ पर आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी वो लीडा की बातें सुनती है जो खुद से कह रहा था कि इस ट्रेनिंग में हम विलन्स हैं, इसी वजह से मुझे अब एक विलन बनना होगा, मुझे एक हीरो बनने के लिए एक विलन बनना होगा, मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूँ। हाँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर उराराका हंस पड़ती है, लेकिन लीडा उसकी हंसी की आवाज सुनकर उसे ढूंढ लेता है। और उराराका को देखकर लीडा बताता है कि तुम अपने क्वर्क का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को उड़ा सकती हो, इसी वजह से मैं पहले ही यहाँ से सारी की सारी चीजें हटा चुका हूँ, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर तुम हार चुकी हो। और इसके बाद वो हंसने लगता है और लीडा को इस तरीके से देखकर उराराका बोलती है कि ये तो सच में एक विलन बन गया। और इसके बाद उराराका इजुकू को बताती है कि लीडा ने उसे पकड़ लिया है और इस वक्त वो 5th फ्लोर पर है और इनके पास अब सिर्फ 6 मिनट का वक्त है। और इसी वजह से इजुकू डिसाइड करता है कि चाहे कुछ हो जाए वो ये फाइट नहीं हार सकता। और अगले ही पल में बाकुगो भी उसके पीछे आ जाता है और वो इजुकू पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। और यहाँ पर बाकुगो बोलता है कि तुम अपने क्वर्क का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम उसका इस्तेमाल किए बिना ही जीत जाओगे? तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? लेकिन तभी इजुकू बोलता है कि अब मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। उसकी ये बात सुनकर बाकुगो बोलता है कि जैसा कि तुम जानते हो मेरा क्वर्क एक्सप्लोजन है, यानी मैं धमाके कर सकता हूँ और मेरा ये सूट भी कुछ इसी तरीके से बनाया गया है। इसके बाद बाकुगो अपने हाथ पर लगे बम को इजुकू के सामने कर देता है और इसके बाद ट्रिगर खींचने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऑल माइट इस हमले को करने से बाकुगो को रोकता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो इजुकू मारा जाएगा, जिस पर बाकुगो बोलता है कि वो नहीं मरेगा और इसके बाद वो ट्रिगर खींच देता है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन इजुकू में आकर लगता है, जिस वजह से बिल्डिंग का वो हिस्सा पूरा तबाह हो जाता है और चारों ओर एक भूकंप सा आ जाता है। और इस हमले के लगने के बाद भी इजुकू जिंदा होता है, लेकिन अब वो घबरा गया था और जो बाकुगो था वो इजुकू की ही ओर आ रहा था। वो इजुकू से बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। और दूसरी ओर लीडा इस धमाके की आवाज सुनकर बाकुगो से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर उराराका उस वेपन को कैप्चर करने के लिए जाती है, क्योंकि अगर उसने उस वेपन को कैप्चर कर लिया तो वो लोग जीत जाएंगे। लीडा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उराराका अपने क्वर्क का इस्तेमाल करके ऊपर उछल जाती है और इसी तरह वेपन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। लेकिन उसके उस वेपन को छूने से पहले ही लीडा अपने क्वर्क का इस्तेमाल करके उस वेपन को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देता है और बोलता है कि वक्त खत्म होने तक तुम इसे छू तक नहीं पाओगी। और अब उराराका को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। दूसरी ओर बाकुगो इजुकू से कह रहा था कि आओ
मेरा सामना करो। लेकिन यहाँ पर इजुकू थोड़ा परेशान होता है। वो उराराका से सिचुएशन के बारे में पूछता है और इस वजह से बाकुगो को और गुस्सा आने लगता है कि इजुकू उसे इग्नोर कर रहा है। और ये सब देखकर बाकी के स्टूडेंट ऑल माइट से बोलते हैं कि उन्हें इस मैच को रुकवा देना चाहिए, वरना बाकुगो इजुकू को मार देगा। लेकिन ऑल माइट थोड़ा सोच समझकर बोलता है कि बाकुगो, अगर तुमने फिर से उस हमले का इस्तेमाल किया तो ये मैच यहीं पर खत्म हो जाएगा और टीम ए जीत जाएगी। क्योंकि अगर बाकुगो ने एक और बार ऐसे हमले का इस्तेमाल किया तो ये पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाएगी और जिस वेपन की वो लोग हिफाजत कर रहे हैं वो भी तबाह हो जाएगा। ऑल माइट की ये बात सुनकर बाकुगो अब और भी ज्यादा भड़क पड़ता है और यहाँ पर इजुकू उराराका से कहता है कि वहाँ एक पिलर से चिपक जाओ। और तभी बाकुगो इजुकू पर हमला कर देता है और ये हमला देखकर इजुकू समझ जाता है कि वो इस हमले को डॉज नहीं कर सकता। इसी वजह से वो भी उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी बाकुगो हवा में ही अपनी डायरेक्शन बदल लेता है एक एक्सप्लोजन करके और इसके बाद वो इजुकू पर पीछे से हमला करता है। ये एक डायरेक्ट हिट था और ऐसा हमला देखकर कुछ स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सो तभी एक लड़का बताता है कि उसने ये सब काफी सोच समझ के किया है। उसने पहले ब्लास्ट करके स्मोक स्क्रीन क्रिएट की और इस वजह से जब उसने अगला ब्लास्ट किया तब वो डबल इम्पैक्टफुल था। और ये बात सुनकर अब ये बच्चे भी समझ जाते हैं कि बाकुगो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और इसके बाद बाकुगो फिर से इजुकू की पीठ पर हमला करता है और इसके बाद उसका हाथ पकड़कर ब्लास्ट करके अपनी फोर्स बढ़ाकर वो इजुकू को जमीन में मार देता है। और लगातार इतने हमले करने की वजह से यहाँ पर इजुकू को सोचने तक का वक्त नहीं मिलता। और इस फाइट को देखकर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भले से ही मिडोरिया बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, लेकिन कॉम्बैट पावर में वो बाकुगो का मुकाबला नहीं कर सकता है। और यहाँ पर ऑल माइट सोचता है कि क्या मुझे इन्हें रोकना चाहिए। और दूसरी ओर इजुकू एक डायरेक्शन में भागने लगता है और इसके बाद इजुकू एक दूसरी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। बाकुगो उसके पास आते हुए बोलता है कि तुम आखिर अपने क्वर्क का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो? तुम शुरू से ऐसी ही हरकतें करते आए हो, शुरुआत से मुझे कम आंकते आए हो। सो तभी इजुकू बोलता है कि नहीं, तुम एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पर्सन हो, इसी वजह से मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ, मैं तुमसे भी ताकतवर बनना चाहता हूँ। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ पड़ते हैं। और ये देखकर ऑल माइट सोचता है कि एक हीरो बनने के अलावा ये दूसरा वो पैशनेट इमोशन है जो मैंने इसके अंदर देखा है। और अगर तुम अपने सपने को पाना चाहते हो तो तुम्हें इस पड़ाव को पार करना होगा। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए उछलते हैं। इजुकू अपने एक मुक्के में ऑल फॉर वन की पावर का इस्तेमाल करता है। दूसरी ओर बाकुगो भी अपने एक पावरफुल एक्सप्लोजन का यूज करता है। और इनकी इस तरह की फाइट देखकर ऑल माइट इन्हें रोकने का डिसाइड करता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, इजुकू उराराका से बोलता है कि अभी, और उराराका एक पिलर से चिपक जाती है। और इसके बाद इजुकू डिट्रॉइट स्मैश का इस्तेमाल करता है। बाकुगो हमला करता है इजुकू पर, लेकिन इजुकू अपना पंच मारता है ऊपर की ओर और उसके पंच के फोर्स की वजह से पूरी बिल्डिंग टूटती हुई जाती है और बिल्डिंग के ऊपर से अब उस पंच का प्रेशर निकलने लगता है। और ये सब देखकर लीडा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी टाइम पर उराराका अपने क्वर्क का इस्तेमाल करके एक पिलर से हवा में उड़ रहे कई सारे पत्थरों को शॉट करती है और ये सारे पत्थर लीडा में आकर लगते हैं। जब तक लीडा उन पत्थरों को रोकता है उतने ही टाइम में उराराका उड़ते हुए आती है और वेपन को कैप्चर कर लेती है। और ये देखकर लीडा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अब ये लोग हार चुके हैं। और ये सब देखकर बाकुगो गुस्से में बोलता है कि शुरुआत से तुम मुझे कम आंक रहे थे, हाँ? सो तभी इजुकू की आवाज आती है कि मैं इसका इस्तेमाल करने वाला नहीं था क्योंकि इसे मेरी बॉडी हैंडल नहीं कर पाती। आइजावा सेंसेई ने भी ऐसा ही कहा था। और दोस्तों, अब हम इजुकू की हालत देखते हैं जिसका एक हाथ पूरी तरीके से टूट चुका है और दूसरा हाथ इसी वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है क्योंकि इस हाथ से उसने बाकुगो के हमले को रोका था। और यहाँ पर इजुकू ने ऑल फॉर वन का इस्तेमाल इसीलिए किया क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। और ये लोग वक्त रहते मैच को जीत जाते हैं। और यहाँ ऑल माइट बताता है कि हीरो टीम जीत चुकी है और इसके बाद इजुकू वहीं बेहोश हो जाता है। अब भले से ही इजुकू और उराराका जीत चुके हों, लेकिन इन दोनों की ही हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब ऑल माइट भी उसी जगह पर आ जाता है और इजुकू को नर्सेस ऑफिस भेज दिया जाता है। तभी ऑल माइट बाकुगो को देखता है जो अभी भी सदमे में था
क्योंकि इजुकू ने उसके हमले को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया और उसे अपने एक हाथ से रोक भी लिया और वो इस कॉम्बैट बैटल में भी जीत गया। और अब इसी वजह से बाकुगो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है कि आखिर इजुकू उसे कैसे हरा सकता है। लेकिन तभी ऑल माइट उसके कंधे पर हाथ रख के उसे शांत कर देता है और बोलता है कि भले से ही तुम जीतो या हारो, अपने अनुभव से सीखना जिंदगी का एक हिस्सा है। और अब इसके बाद सभी के सामने रिजल्ट्स आते हैं और यहाँ पर ऑल माइट बताता है कि इस बैटल में सबसे अच्छा काम लीडा ने किया। और ये बात सुनकर लीडा खुद ही हैरान हो जाता है। तभी एक लड़की पूछती है कि आखिर लीडा ही क्यों, जीतने वाली टीम में से कोई बेस्ट प्लेयर क्यों नहीं है। सो ऑल माइट पूछता है कि क्या किसी को इसकी वजह पता है, जिस पर ये लड़की बताती है कि लीडा ने इस ट्रेनिंग को काफी अच्छे से अडेप्ट कर लिया। और दूसरी ओर बाकुगो जो ना जाने किसी निजी बुराई की वजह से अपनी मनमर्जी का काम करता रहा। और इसके अलावा बिल्डिंग के अंदर इतना बड़ा हमला करना काफी ज्यादा बेवकूफी भरा है। और इसके अलावा इजुकू का प्लान भी काफी ज्यादा खतरनाक था। और आखिर में उराराका जो अपनी ही गलती की वजह से पकड़ी गई थी, लेकिन लीडा ने सारा काम बहुत अच्छे से किया। वो पहले से ही तैयार बैठा था और इसके अलावा उसने वेपन की रखवाली भी बहुत अच्छे से की। ये सारी बातें सुनकर लीडा भैया बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और आखिर में ये लड़की बोलती है कि हीरो टीम सिर्फ इसी वजह से जीती क्योंकि उन्होंने इस बात का फायदा उठाया कि ये एक ट्रेनिंग थी। प्रैक्टिकली देखा जाए तो उन्होंने रूल्स को तोड़ा है। और इस लड़की की इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन सुनकर ऑल माइट भी भैया परेशान हो जाता है क्योंकि इस लड़की को उसकी उम्मीद से ज्यादा समझ है। इसी वजह से ऑल माइट बोलता है कि तुमने बहुत सही कहा। सो अब ये लड़की बोलती है कि अगर हम टॉप हीरोज बनना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले बेसिक्स को गहराई से सीखना होगा। एंड दोस्तों इस लड़की का नाम है मोमो याओ योरोजू और ये लड़की उन 4 स्टूडेंट्स में से एक है जिन्हें रिकमेंडेशन के द्वारा स्कूल में भर्ती किया गया है। अब इसके बाद दूसरा मैच शुरू होता है जहाँ पर टीम बी हीरोज हैं और टीम आई विलेंस। टीम आई जो कि विलेंस हैं उसमें ये लड़का जिसका नाम ओजीरो माशिरो है उसे कराटे कुंफू काफी अच्छे से आते हैं। दूसरी मेंबर एक इनविजिबल लड़की है जिसका नाम तुरु हागाकुरे है। लेकिन यहाँ पर ओजीरो थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि ये लड़की इनविजिबल तो है और इसी के साथ कोई कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं। और अब इसके बाद ऑल माइट अनाउंस करता है कि इनका ट्रेनिंग मैच शुरू होता है अब। और इसके अगले सीन में हम इस लड़के को देखते हैं जिसका नाम मिजो शोची है और इसके पास 6 हाथ हैं जिनको ये अपने शरीर के किसी भी अंग में बदल सकता है। और इसी तरह ये अपने साथी को बताता है कि एक विलन 4th फ्लोर पर है और दूसरा भी वहीं कहीं होगा और जो वो इनविजिबल लड़की है वो शायद से हमें पकड़ने के लिए आ सकती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए। सो तभी ये लड़का बोलता है कि तुम बाहर चले जाओ, अंदर रहना खतरनाक हो सकता है। और इसके बाद ये लड़का एक दीवार पर हाथ रख के उस जगह को जमाने लगता है और इसी तरीके से ये पूरी बिल्डिंग को जमाने लगता है। और अगले ही पल में पूरी बिल्डिंग बर्फ से जम जाती है एंड ओजीरो और तोरू के पैर बर्फ में जम जाते हैं जिस वजह से वो हिल नहीं पाते। और तभी उस कमरे में ये लड़का आ जाता है। ओजीरो उससे लड़ने की हिम्मत दिखाता है। सो ये लड़का बोलता है कि अगर तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पैरों से तुम्हारी खाल निकल आएगी, फिर शायद से तुम मुझसे अच्छे से नहीं लड़ पाओगे। और उस लड़के की बर्फ की ताकत इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पर ऑल माइट और बाकी स्टूडेंट्स को भी ठंड लगने लगती है। और उस लड़के की ताकत देखकर बाकुगो भी हैरान हो जाता है। और इसके बाद जैसे ही ये लड़का उस वेपन को टच करता है हीरो टीम जीत जाती है। जिसके बाद ये लड़का वहाँ पर जमी हुई पूरी बर्फ को हटा देता है। बर्फ भाप बन के उड़ जाती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम शोटो तोदोरोकी है और इसके क्वर्क का नाम हाफ कोल्ड हाफ हॉट है। और ये भी उन 4 स्टूडेंट्स में से एक है जिन्हें रिकमेंडेशन के द्वारा स्कूल में भर्ती किया गया है। ये अपने दाएं हाथ से किसी भी चीज को जमा सकता है और बाएं हाथ से किसी भी चीज को जला सकता है। ये लड़का सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसकी ताकत देखकर कुछ स्टूडेंट्स काफी हैरान हो जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स इम्प्रेस हो जाते हैं। अब इसके बाद अगला मैच शुरू होता है जिसमें टीम जे विलन है और टीम एच हीरो। टीम जे में इस लड़के का नाम हेंता सैरो है और ये लड़का अपनी बॉडी में से टेप निकाल सकता है। और इस दूसरे लड़के का नाम इजीरो किरिशिमा है और ये अपने शरीर को पत्थर की तरह मजबूत बना सकता है। और टीम एच में इस लड़के का नाम फूमिकागे ताकायोमी है और इसके पास शैडो वाली ताकत है। इसके अंदर एक शैडो बीस्ट है और दूसरी है ये लड़की।
इसका नाम सुयु असुई है और इसके पास एक मेढक वाला क्वर्क है, यानी ये मेढक की तरह उछल सकती है, उसकी तरह अपनी जीभ को बाहर निकाल सकती है, यानी एक मेढक की खूबियाँ। इसके बाद टीम सी में हम इस लड़की को देखते हैं जिसका नाम मोमो याओयोरोजू है और ये मटेरियलिस्टिक चीजों को क्रिएट कर सकती है। वहीं उसके साथ वाले लड़के का नाम मिनोरू मिनेता है जो अपने बालों को बॉल की तरफ फेंक सकता है। और टीम जी में ये दोनों हैं। इस लड़की का नाम क्योका जीरो है और इसके कानों में ईयरफोन जैक लगे हुए हैं जिनके जरिए ये दूर से ही चीजों को सेंस कर लेती है या सुन लेती है। और इस लड़के का नाम डेंकी कामिनारी है जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर है। और इसके बाद टीम एफ में ये दोनों होते हैं। इस लड़के का नाम कोजी कोदा है और इसका शरीर एक पत्थर की तरह मजबूत है और इसी के साथ इसके पास जानवरों से बात करने की ताकत है, लेकिन ये कीड़े मकोड़ों से डरता है। और इस लड़के का नाम रिकीदो सातो है जिसे शक्कर खाने से ताकत मिलती है। और आखिर में टीम ई में होते हैं ये दोनों। इस लड़के का नाम युगा आओयामा है और ये अपने पेट में लगी बेल्ट से लेजर शूट कर सकता है। और इस लड़की का नाम मीना आशिदो है और ये अपनी बॉडी से लिक्विड को प्रोड्यूस कर सकती है जैसे एसिड और ऐसे ही एसिडिक फ्लूइड्स। और इसका जरा सा एसिड युगा की कॉस्ट्यूम पर गिर जाता है जिस वजह से उसमें 2 छेद हो जाते हैं। अब ऐसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और ऑल माइट सभी बच्चों से बोलता है कि तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया। मिडोरिया को छोड़कर किसी को भी कुछ खास चोट नहीं आई। तुम सभी ने अपने पहले दिन की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से की। और इसी तरीके से काफी ज्यादा तारीफ करने के बाद ऑल माइट बोलता है कि अब मुझे मिडोरिया के पास जाना चाहिए उसके रिजल्ट्स को रिव्यू करने के लिए। और अगले ही पल में ऑल माइट वहाँ से बिजली की रफ्तार के साथ चला जाता है और उसकी स्पीड देखकर सभी बच्चे इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन जाते वक्त ऑल माइट देखता है कि बाकुगो का कोई रिएक्शन नहीं होता, वो अपने ही आप में काफी उलझा हुआ है। और दोस्तों वहाँ से आने में ऑल माइट ने इतनी जल्दबाजी इसी वजह से की क्योंकि वो अपनी लिमिट पर आ चुका था। अब वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब इसके बाद नर्सेस ऑफिस में ओल्ड लेडी ऑल माइट पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि स्कूल 1 या 2 दिन पहले ही शुरू हुआ है और इजुकू ये तीसरी बार घायल हुआ है और इसी वजह से अब इसकी बॉडी को हील होने में थोड़ा वक्त लगेगा। और इसके बाद रिकवरी गर्ल बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा फेवरेट है और तुमने इसे अपनी ताकतें दी हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे इस तरीके से बिगाड़ना नहीं चाहिए। जिस पर ऑल माइट बोलता है कि इसकी उन पैशनेट फीलिंग्स को देखने के बाद मैं उस मैच को रोक ही नहीं पाया। और इसके अलावा क्या आप इतने जोर से वन फॉर ऑल के बारे में बात करना बंद करेंगी प्लीज। जिस पर ओल्ड लेडी बोलती है कि हाँ ठीक है मिस्टर टॉप हीरो। सो तभी ऑल माइट बोलता है कि मेरी इंजरी और इस फॉर्म के बारे में यूए के टीचर्स और बस कुछ प्रो हीरोज को पता है, लेकिन मेरे क्वर्क वन फॉर ऑल के सीक्रेट्स के बारे में सिर्फ आपको, प्रिंसिपल को, मेरे कुछ करीबी दोस्तों को और इजुकू मिडोरिया को पता है। सो ओल्ड लेडी ऑल माइट से पूछती हैं कि क्या सिंबल ऑफ पीस बने रहना सच में इतना जरूरी है। जिस पर ऑल माइट बताता है कि उनमें से जिसके पास भी ये ताकत होती है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि उन्हें इंसानियत को बुराई से बचाना होगा। और अब वो जिम्मेदारी आई है इजुको के कंधों पर, जिसे ऑल माइट ने अपनी ताकत वन फॉर ऑल दी है। जिसके बाद इजुको ने मेहनत की और एंट्रेंस एग्जाम को पास किया। और इसके बाद इजुको लगातार मेहनत करता रहा। उसने सबको दिखाया कि उसके देखू का मतलब निकम्मा या बेकार नहीं है, उसका मतलब है तुम कर सकते हो। और इसी तरह इजुको को होश आ जाता है और वो देखता है कि 4 बज चुके हैं और ओल्ड लेडी उसी के बगल में बैठी हुई हैं। इसके बाद इजुको नर्सेस ऑफिस से जाने लगता है और वो थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसकी दोपहर की एक क्लास छूट गई है और उस क्लास के टीचर आइजावा सेंसेई हैं। अब इसके बाद जैसे ही इजुको अपनी क्लास में आता है, बाकी के स्टूडेंट्स उसके पास आकर उसकी तारीफें करने लगते हैं कि उसने बाकुगो के साथ जो लड़ाई की वो कमाल की थी। और अपनी इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर इजुको भी हैरान हो जाता है। अब इसके बाद एक एक करके ये सभी स्टूडेंट्स इजुको से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पर लीडा एक स्टूडेंट से बोलता है कि तुम इस तरीके से डेस्क पर नहीं बैठ सकते हो। और यहाँ पर जो लीडा होता है वो अपने हाथों के इशारों से सबको समझा रहा था। तभी क्लासरूम में उरुराका आती है डेंकी के साथ और जैसे ही वो इजुको को क्लासरूम में देखती है वो उसके पास जाकर उससे पूछती है कि अब उसकी हालत कैसी है। इजुको बताता है कि अब वो पहले से काफी ठीक है, लेकिन तभी वो देखता है कि क्लास में तो बाकुगो है ही नहीं और वो इस बारे में उराराका से पूछता है। और अगले ही पल में हम इजुको को स्कूल बिल्डिंग से बाहर जाता हुआ देखते हैं क्योंकि उराराका ने उसे बताया कि बाकुगो किसी से कुछ कहे बिना ही अपने घर के लिए निकल गया। और यहाँ पर इजुको बाकुगो की कई बातें याद कर रहा था
कि तुम मुझे शुरू से बेवकूफ बनाते आए हो। तुम्हारे पास एक क्वर्क था, है ना? और ऐसे ही इजुकू बाकुगो को ढूंढ लेता है, जो कि अपने घर की ओर जा रहा था। इसके बाद इजुकू बाकुगो के पास आकर उसे रोकता है। बाकुगो पूछता है कि क्या काम है तुम्हें मुझसे? यहाँ इजुकू अपने मन में बोलता है कि ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे मैंने अब तक अपनी माँ को भी नहीं बताया। लेकिन और अब इजुकू बाकुगो को बताता है कि उसे उसका क्वर्क किसी और से मिला है। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि ये क्वर्क मुझे किससे मिला है। लेकिन ये सब बिल्कुल एक कॉमिक की कहानी की तरह है और अभी मैं इस ताकत को अच्छे से कंट्रोल भी नहीं कर पाता हूँ। इसी वजह से मैंने उस ताकत का इस्तेमाल किए बिना तुम्हें हराने की कोशिश की, लेकिन आखिर में मैं तुम्हें हरा नहीं सका और मैंने जीतने के लिए उस ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन चाहे कुछ हो जाए, मैं एक दिन इस क्वर्क को अपना बना कर रहूंगा और इसके बाद तुम्हें अपनी ताकत से हराऊंगा। लेकिन अगले ही पल में इजुकू परेशान हो जाता है कि उसने ये सब क्या बोल दिया। लेकिन तभी बाकुगो उससे बोलता है कि तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मुझे इतना बेवकूफ बनाकर तुम्हारा मन नहीं भरा और इसके अलावा तुम ये सब कैसी बातें कह रहे हो? आज मैं तुमसे हारा हूँ और तुमसे हारने के बाद जब मैंने उस बर्फ वाले लड़के को देखा तो मैंने सोचा कि मैं उसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। और इसके अलावा उस लड़की ने जो कुछ भी कहा मैं उसकी बातों से भी एग्री किया। और ये सब कहते हुए बाकुगो की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और यहाँ पर बाकुगो देखू से बोलता है कि ये मेरी भी शुरुआत है, तुम समझे देखू? यहाँ पर सिर्फ मैं ही नंबर 1 हूँ और तुम मुझे अगली बार नहीं हरा पाओगे। और ये सब कहने के बाद बाकुगो वहाँ से जाने लगता है। बाकुगो के जाने के बाद इजुकू एक गहरी सांस लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है ऑल माइट, जो बाकुगो को जाने से रोक लेता है और उससे बोलता है कि तुम में वो सारी काबिलियत हैं जो एक प्रो हीरो बनने के लिए चाहिए होती हैं, लेकिन अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। सो तभी बाकुगो बोलता है कि मुझे जाने दो ऑल माइट और तुम देखना, मैं एक दिन तुम्हें जरूर हराऊंगा और तुमसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा। उसकी ये बात सुनकर ऑल माइट उसे छोड़ देता है और इसके बाद बाकुगो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ ऑल माइट सोचता है कि एक टीचर होना बड़ा मुश्किल है। और वहीं ये सब होते हुए क्लास की ये लड़कियां देख रही थीं। उराराका यहाँ पर बोलती है कि ये 2 लड़कों के बीच होने वाली एक ऐसी जंग है जिसे खुद भाग्य ने लिखा है। और दूसरी ओर इजुकू, जो बाकुगो को जाते हुए देख रहा था, वो खुद से बोलता है कि मैं तुमसे आगे निकल कर रहूंगा। तभी ऑल माइट इजुकू से पूछता है कि वो बाकुगो के साथ आखिर किस बारे में बातें कर रहा था। वो ये सब जानने में काफी ज्यादा क्यूरियस है। सो अब इजुकू ऑल माइट को सब कुछ बताने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर सीन बदलता है और अंधेरी रात में एक जगह पर एक बंदा बोलता है कि ऑल माइट अब यूए में एक टीचर बन चुका है। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? क्या सिंबल ऑफ पीस हम विलन्स के हाथों मारा जाएगा? और दोस्तों, यहाँ पर एक काफी ज्यादा अजीब और खतरनाक लड़का होता है जिसके पूरे शरीर पर कई सारे हाथ लगे हुए थे। और इसके बाद अगले दिन हम बहुत सारे रिपोर्टर्स को देखते हैं जो इजुकू से पूछ रहे थे, ऑल माइट आपके टीचर हैं तो वो पढ़ाते कैसे हैं? इजुकू वहाँ से बहाना बनाकर चला जाता है कि उसे नर्सेस ऑफिस जाना है। अब उसके बाद यही सवाल उराराका से पूछा जाता है, जिस पर उराराका बोलती है कि वो बहुत ही ज्यादा मस्कुलर है। अब उसके बाद यही सवाल लीडा से पूछा जाता है, जिस पर लीडा बताता है कि ऑल माइट हम बच्चों को बहुत सारी नई नई चीजें सिखाते हैं और ये तो हमारा सौभाग्य है जो हमें उनसे सीखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि वो एक टॉप हीरो हैं। लीडा की इतनी सारी बातें सुनकर भैया खुद रिपोर्टर्स परेशान हो जाते हैं। इसके बाद जब ये रिपोर्टर यही सवाल बाकुगो से पूछने के लिए जाती है, तब बाकुगो का चेहरा देखकर उसे याद आ जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसे विलन ने पकड़ लिया था। और जैसे ही बाकुगो ये बात सुनता है उसे गुस्सा आ जाता है। अब इसके बाद मोहतरमा ये सवाल आइजावा सेंसेई से पूछती हैं। सो आइजावा सेंसेई उस लड़की से बोल देते हैं कि तुम सभी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, जल्दी से चले जाओ यहाँ से। और वो उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही वापस स्कूल के अंदर चले जाते हैं। और अब ऐसा रवैया देखकर इस लड़की को गुस्सा आ जाता है। सो ये अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही ये दरवाजे के पास आती है एक सायरन बज पड़ता है और अचानक ही इन रिपोर्टर्स के सामने काफी ज्यादा बड़ी बड़ी लोहे की दीवारें आ जाती हैं, जिस वजह से ये लड़की घबरा जाती है। और इसका साथी रिपोर्टर बताता है कि क्या तुम यूए बैरियर के बारे में भूल गई थी? अगर कोई भी स्टूडेंट आईडी के बिना अंदर जाने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी सिस्टम उसे अंदर घुसने ही नहीं देता। और इसी के साथ पूरे स्कूल में
सेंसर्स लगे हुए हैं, जिस पर ये लड़की गुस्से में बोलती है कि हम यहाँ पर 2 दिन से हैं, लेकिन किसी ने भी हमें एक छोटा सा इंटरव्यू तक नहीं दिया। और दोस्तों, जैसा कि तुम्हें पता ही है कि ये सभी रिपोर्टर्स यहाँ पर ऑल माइट के लिए हैं, क्योंकि ऑल माइट के यूए हाई में एक टीचर बन जाने की बात से पूरा का पूरा नेशन काफी ज्यादा सरप्राइज है। और ऑल माइट के एक टीचर बन जाने की बात सबको पता है, हाँ सबको। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी पहली क्लास आइजावा सेंसेई अटेंड करते हैं। आइजावा सेंसेई यहाँ पर बताते हैं कि कल जो तुम्हारी कॉम्बैट ट्रेनिंग हुई थी, मैंने उसके वीडियोस देखे, तुम सभी ने काफी अच्छा काम किया। और हाँ, वैसे बाकुगो, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, इसी वजह से एक बच्चे की तरह हरकतें मत किया करो। और इजुकु, तुमने फिर से अपना हाथ तोड़ लिया था। देखो, मैं एक ही बात तुमसे बार बार नहीं कह सकता, तुम्हें अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीखना होगा और इसके बाद तुम बहुत कुछ हासिल कर पाओगे। ये बात सुनकर इजुकु खुश हो जाता है। वैसे दोस्तों, अब हम इजुकु को देखू कहकर बुलाएंगे, ओके। अब इसके बाद आइजावा सेंसेई इनकी क्लास शुरू करते हैं, जिस वजह से सभी बच्चों को लगने लगता है कि आज फिर से कोई टेस्ट होने वाला है। लेकिन आइजावा सेंसेई बताते हैं कि आज वो सभी क्लास के लिए क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। और ये बात सुनकर सभी बच्चे काफी ज्यादा रिलीफ फील करते हैं। और इसके बाद काफी सारे बच्चे अपना हाथ खड़ा करते हैं क्लास मॉनिटर बनने के लिए, यहाँ तक कि बाकुगो भी। सो तभी लीडा चिल्लाकर बोलता है कि सभी शांत हो जाओ, दूसरों को संभालना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, इसके लिए तुम्हें सभी का भरोसा जीतना होगा और अपना क्लास मॉनिटर चुनने के लिए हम लोग इलेक्शन करेंगे। लेकिन असल में दोस्तों, लीडा का ही हाथ सबसे ऊपर होता है ऑब्वियसली क्लास मॉनिटर बनने के लिए। लेकिन तभी कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम एक दूसरे को इतने लंबे वक्त से नहीं जानते कि हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकें, और अगर ऐसा ही रहेगा तो हर कोई सिर्फ अपने लिए वोट देगा। जिस पर लीडा बोलता है कि हम में से जो कोई भी ज्यादा वोट रिसीव करेगा उसे ही क्लास मॉनिटर बनाया जाएगा। आपको ये आइडिया कैसा लगा आइजावा सेंसेई? जिस पर आइजावा सेंसेई बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जल्दी से क्लास खत्म करो। और अब इसके बाद दोस्तों, इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं। इजुकु को मिलते हैं 3 वोट और मोमो को 2। और ये चीज देखकर तो देखो खुद ही हैरान हो जाता है। तभी बाकुगो पूछता है कि आखिर इसे वोट किसने दिए। दोस्तों, 1 वोट तो इजुकु को दिया है उसने ही, दूसरा उराराका ने और तीसरा लीडा ने। और अब लीडा के हैं 0 वोट्स। इसी वजह से बेचारा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे किसी ने वोट ही नहीं दिया। और ऐसे ही देखू को क्लास मॉनिटर बना दिया जाता है और मोमो को डिप्यूटी क्लास मॉनिटर। लेकिन दोस्तों, देखू तो बहुत ज्यादा नर्वस था, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इस फैसले से खुश होते हैं, क्योंकि वो पहले ही देख चुके हैं कि देखू के अंदर कितना ज्यादा जज्बा है। लेकिन बेचारा लीडा बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसकी क्लास मॉनिटर बनने की बहुत इच्छा थी। अब इसके बाद कैफेटेरिया में सभी बच्चे लंच करने के लिए आते हैं, और क्लास मॉनिटर की बात को लेकर देखू अभी भी काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो खुद को इस ओहदे के लायक नहीं समझता। सो तभी लीडा उससे बोलता है कि तुम काफी अच्छे फैसले लेते हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें वोट दिया है। सो तभी उराराका बोलती है, लेकिन तुम भी तो क्लास मॉनिटर बनना चाहते हो। जिस पर लीडा बोलता है कि कुछ बनने की चाहत रखना और उस काम के लिए सूटेबल होना दोनों अलग बातें हैं। अब ऐसे ही बातें हो रही थी, तभी उराराका लीडा से पूछ लेती है कि क्या वो अमीर है। और इसके बाद उराराका और देखू लीडा को घूरने लगते हैं। सो अब लीडा बताता है कि उसका परिवार काफी पीढ़ियों से हीरो रहा है और उसका एक बड़ा भाई भी है। वैसे क्या तुमने टर्बो हीरो इंगेनियम के बारे में सुना है? इजुकु बताता है कि हाँ बिल्कुल सुना है। वो एक काफी ज्यादा पॉपुलर हीरो है, जिसके अंडर में 65 लोग काम करते हैं और उसकी खुद की एक टोक्यो एजेंसी भी है। सो तभी लीडा बताता है कि वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं भी अपने भाई की तरह एक हीरो बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं इजुकु की तरह एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिकल पोर्शन को नहीं समझ पाया कि असल में तो हमें दूसरों की मदद करनी थी, इसी वजह से वो मुझसे ज्यादा सूटेबल है। और ये सारी बातें सुनकर देखो भी समझ जाता है कि वो जिस तरह से ऑल माइट को देखता है, लीडा उसी तरीके से अपने बड़े भाई को देखता है, यानी अपनी इंस्पिरेशन मानना। और इसी वजह से देखो डिसाइड करता है कि वो लीडा को एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताएगा। लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही एक अलार्म बजने लगता है और सभी बच्चों को बताया जाता है कि सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ हुई है। इसी वजह से सभी बच्चे सावधानी के साथ बाहर निकलें। और जैसे ही बच्चे ये बात सुनते हैं, वो पैनिक होकर बाहर की ओर भागना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हुए, एक दूसरे के पैर पर लात रखते हुए। और इसी वजह से इन तीनों को भी इस भीड़ की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। अब यहाँ पर लीडा खिड़की से देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, और तभी वो बाहर रिपोर्टर्स को देखता है जो अभी तक गए नहीं हैं, बल्कि बैरियर तोड़कर अंदर घुस आए हैं।
और अब इन दोनों से कह रहे हैं कि हमें ऑल माइट से बात करनी है, जिस पर ये दोनों बताते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन इन रिपोर्टर्स को संभालने में अब इन दोनों को दिक्कत हो रही है क्योंकि ये लोग कोई बात सुन ही नहीं रहे। इसी वजह से प्रेजेंट माइक तो आइडिया देता है कि उन दोनों को इन सभी रिपोर्टर्स को कूट देना चाहिए, जिस पर आइजावा सेंसेई मना कर देते हैं। और ये सब देखकर ही लीडा समझ जाता है कि आखिर मामला क्या है। इसके बाद वो सभी को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी बात सुनता ही नहीं। सभी लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे, इसी वजह से कोई किसी की बात नहीं सुनता और यहाँ पर इनको कुछ समझाने के लिए टीचर भी नहीं थे। और ये सब देखकर लीडा सोचता है कि किसी को तो इन सभी को सिचुएशन के बारे में बताना होगा कि सब ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इस वक्त कोई किसी की बात नहीं सुनेगा और तभी लीडा उराराका को देखता है और वो उसके पास जाने लगता है और वो सोचने लगता है कि ऐसी सिचुएशन में अगर उसका भाई यहाँ होता तो वो क्या करता। और अगले ही पल में लीडा उराराका की ओर अपना हाथ बढ़ा के बोलता है कि मुझे हवा में उड़ा दो और उराराका बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो लीडा के हाथ को टच करती है और लीडा हवा में उड़ने लगता है और इसके बाद वो अपने क्वर्क का इस्तेमाल करके किसी चक्री की तरह घूमता हुआ एक दीवार से जाकर चिपक जाता है और उसके बाद वो वहाँ पर लगे एक पाइप को पकड़ लेता है। और ऐसा उसने इसी वजह से किया है ताकि उसे सभी लोग देख सकें और उसकी बात सुन सकें। और इसके बाद वो चिल्लाकर बोलता है कि सब कुछ ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बाहर सिर्फ थोड़ी सी मीडिया आ गई है, इसी वजह से वो अलार्म बजा था, इसी वजह से किसी को भी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद जो सभी बच्चे होते हैं वो हड़बड़ाना बंद कर देते हैं और लीडा की ऐसी परफॉर्मेंस देखकर देखू भी खुश हो जाता है। अब इसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है मीडिया को रोकने के लिए। अब इसके बाद सीन आता है क्लास का और यहाँ पर हम देखू को काफी ज्यादा नर्वस देखते हैं। वो पूरी क्लास से बोलता है कि लीडा मुझसे बेहतर क्लास मॉनिटर बनेगा, आज उसने कितनी आसानी से इतने सारे बच्चों को शांत कर दिया, इसी वजह से क्लास मॉनिटर के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल लीडा है। और ये बात सुनकर लीडा हैरान हो जाता है। लेकिन अगले ही पल में सभी बच्चे भी ये बोलने लगते हैं कि हाँ, मैंने भी देखा लीडा ने कितने अच्छे तरीके से सभी को समझाया था और ऐसे ही सारी बातें। लेकिन तभी टीचर आइजावा बोलते हैं कि जो भी करना है जल्दी करो, वक्त बर्बाद मत करो। अब सभी के द्वारा मिले प्रोत्साहन की वजह से लीडा खड़ा होकर बोलता है कि मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। और ये देखकर देखू भी खुश हो जाता है। अब इसके बाद हम कुछ हीरोज को देखते हैं जो टूटे हुए बैरियर को देखने के लिए आए थे, लेकिन इन्हें एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मामूली से रिपोर्टर्स इतने मजबूत बैरियर को कैसे तोड़ सकते हैं। इन सबको ये किसी विलन का काम लगता है। शायद से दोस्तों ये एक जंग का ऐलान है। अब इसके अगले सीन में हम कुछ हीरोज को देखते हैं जो एक विलन से फाइट कर रहे थे, लेकिन वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाए हुए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री करता है ऑल माइट और वो एक ही रैप्टा मारकर उस विलन को वहीं पर गिरा देता है और उन लोगों को भी बचा लेता है और बोलता है कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब ये सब करने के बाद ऑल माइट वहाँ से जाने के लिए निकलता है। उसे जल्दी एक जगह पर जाना है, लेकिन जाते वक्त ऑल माइट को इस बात का एहसास होता है कि जब से उसने देखू को अपना वन फॉर ऑल दिया है उसकी ताकतें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं। और इसके अलावा उस विलन से फाइट करने के बाद मेरी ये हीरो वाली फॉर्म जल्दी अपनी लिमिट पर आ जाती है। और तभी वो इस बारे में भी सोचता है कि देखू ने बाकुगो को ये बात बता दी है कि उसे उसका क्वर्क किसी से मिला है। यहाँ पर देखू बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस बारे में अपनी माँ तक को नहीं बताया, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसे बताना होगा, प्लीज इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। देखू की बात सुनकर ऑल माइट बोलता है कि शायद से बाकुगो ने तुम्हारी बात को सीरियसली नहीं लिया, इसी वजह से मैं इस बार तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर गलती से भी इस ताकत का राज सबके सामने खुल गया तो पूरी दुनिया फिर तुमसे इस ताकत को छीनने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करेगी। और प्रेजेंट में जो ऑल माइट होता है वो एक कार एक्सीडेंट होने से भी बचा लेता है। इसके बाद वो फिर से उस जगह के लिए निकल जाता है और यहाँ यूए हाई में टीचर आइजावा सभी बच्चों को बताते हैं कि आज की उनकी बेसिक हीरो ट्रेनिंग में उनके पास 3 इंस्ट्रक्टर्स होंगे, ऑल माइट, वो खुद और एक और पर्सन। तभी एक बच्चा पूछता है कि टीचर वैसे आज हम करने क्या वाले हैं, जिस पर आइजावा सेंसेई बताते हैं कि आज तुम्हारी रेस्क्यू ट्रेनिंग होगी। और जैसे ही बच्चे ये बात सुनते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और इसके बाद आइजावा सेंसेई आगे बताते हैं कि अगर तुम लोग अपने कॉस्ट्यूम नहीं पहनना चाहते इस बार तो कोई जरूरत नहीं है, और इसके अलावा तुम सभी की ये ट्रेनिंग दूसरी जगह पर होने वाली है, वहाँ पर हम बस से जाएंगे, इसी वजह से सब जल्दी से तैयार हो जाओ। और यहाँ पर देखू सोचता है कि इस रेस्क्यू ट्रेनिंग को करने के बाद मैं अपने सपने के एक और कदम पास आ जाऊंगा।
और इसके बाद हम देखते हैं कि देखू अपने पीई क्लॉथ्स में होता है और बाकी सब ने अपने हीरो वाले कॉस्ट्यूम्स पहन रखे हैं। और जब इस बारे में उराराका पूछती है तो डेकू बताता है कि कॉम्बैट ट्रेनिंग के दौरान उसका कॉस्ट्यूम काफी फट गया था, इसी वजह से अभी कंपनी उसे फिक्स कर रही है। और तभी वहाँ पर लीडा आता है जो सभी बच्चों को 2 लाइंस में खड़ा होने को बोलता है। भैया क्लास संभालने का ना लीडा का तरीका अलग ही है। अब अगले सीन में ये सभी बस में बैठकर जाने लगते हैं और यहाँ पर ये सभी आपस में थोड़ी बहुत बात भी कर रहे थे। यहाँ पर सुयू देखू से कुछ पूछती है। सो देखू बोलता है कि क्या हुआ असुई। सो असुई बोलती है कि तुम मुझे सू बुला सकते हो। और अब सू बोलती है कि तुम्हारा क्वर्क बिल्कुल ऑल माइट के क्वर्क की तरह है। और ये बात सुनकर देखू पैनिक होने लगता है। तभी किरिशिमा बोलता है कि जब ऑल माइट अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है तो उसे चोट नहीं आती। इन दोनों के क्वर्क बस एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक सिंपल सा क्वर्क होना कितनी कमाल की बात है ना। मैं तो अपनी बॉडी को बस हार्ड बना सकता हूँ। जिस पर देखू बोलता है कि यार नहीं, तुम्हारा क्वर्क तो कमाल का है। तभी युगा भी बोलता है कि मेरा लेजर भी कमाल का है। सो तभी मीना बोलती है कि अगर तुम अपने क्वर्क का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारा पेट दर्द करने लगता है, इसी वजह से ये इतना कमाल का भी नहीं है। सो तभी किरिशिमा बोलता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कमाल के क्वर्क तो बाकुगो और शोटो के पास हैं। सो तभी सू बोलती है कि बाकुगो हमेशा गुस्से में रहता है तो शायद से वो इतना पॉपुलर नहीं होगा। और जैसे ही बाकुगो ये बात सुनता है वो सू पर भड़कने लगता है। तभी डैंकी भी बोलता है कि हाँ, बाकुगो की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा गुस्सैल है। सो अब बाकुगो उस पर भी गुस्सा करने लगता है। और यहाँ पर देखू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि कुछ बच्चे बाकुगो को तंग कर रहे हैं। लेकिन तभी टीचर बोलते हैं कि ये बकवास बातें करना बंद करो। और इसी के साथ ये लोग पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। और यहाँ पर दिखता है इनको इनका 3rd इंस्ट्रक्टर या टीचर। ये है स्पेस हीरो 13 जिसने अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। और उसको देखकर देखू और उराराका तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद 13 इन सभी को अंदर लेकर जाता है। अंदर आने के बाद ये सभी देखते हैं कि ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है और यहाँ पर अलग अलग तरीके से चीजों को डिजाइन किया गया है ताकि स्टूडेंट ये सीख सकें कि अलग अलग एनवायरनमेंट में फंसे लोगों को उस सिचुएशन से कैसे बचाया जाए। और दोस्तों, इस ट्रेनिंग ग्राउंड को बनाने वाला और कोई नहीं स्पेस हीरो 13 है और इसे उसने नाम दिया है अनफोर्सीन सिमुलेशन जॉइंट, शॉर्ट में USJ। और यहाँ पर बच्चे 13 की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। तभी वहाँ पर आ जाते हैं आइजावा सेंसेई, जो आते ही पूछते हैं कि ऑल माइट कहाँ है, वो तो यहीं पर आने वाला था, है ना। सो यहाँ पर 13 उसे बताते हैं कि ऑल माइट काफी ज्यादा हीरो वाला काम कर चुका है, इसी वजह से वो अपनी लिमिट पर आ चुका है और अब आराम कर रहा है। अब ये बात सुनकर आइजावा सेंसेई बोलते हैं तो अब इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, हम यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले 13 बच्चों से कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। और इसके बाद वो बताता है कि जैसे कि तुम सभी को पता ही होगा मेरे क्वर्क के बारे में, जो कि है ब्लैक होल। मैं जो ब्लैक होल क्रिएट करता हूँ वो अपने अंदर किसी भी चीज को खींच सकता है और उसके बाद वो चीज मिट्टी में बदल जाएगी। देखू बोलता है कि हाँ, आप इस क्वर्क का इस्तेमाल करके लोगों की जानें बचाते हैं। सो 13 बताते हैं कि हाँ, लेकिन मेरी ये ताकत लोगों को बड़ी आसानी से मार भी सकती है और हो सकता है कि तुम में से कुछ के पास ऐसे ही क्वर्क्स हों। हमारी इस सुपर ह्यूमन सोसाइटी में वैसे तो लोगों को उनके क्वर्क का इस्तेमाल करने से मना किया गया है अगर वो लोग हीरोज ना हो। और इसके अलावा जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको पहली नजर में देखने पर तो कोई दिक्कत नजर ही नहीं आती, लेकिन आप सभी को ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसे कई सारे क्वर्क हैं जिनका इस्तेमाल करते वक्त अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हो तो लोग मारे जा सकते हैं। और शायद से आप सभी ये बात समझते भी होंगे क्योंकि आपके टीचर्स मिस्टर आइजावा और ऑल माइट हैं। इन लोगों से सीखकर आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको अपनी ताकत के सही इस्तेमाल के बारे में बताएगा। और आज की हमारी इस क्लास में तुम सभी सीखोगे कि अपने क्वर्क का इस्तेमाल करके कैसे लोगों की जान बचाई जा सकती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर मौजूद तुम सभी को ये बात अच्छे से समझ आती है कि तुम्हारे पास जो ताकतें हैं वो दूसरों की मदद करने के लिए हैं। और ये सारी बातें सुनकर देखू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि 13 कितने कूल हैं। और इसी के साथ हीरो 13 अपनी वाणी को विराम देते हैं और सभी बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और अचानक ही उस जगह पर एक पोर्टल अपीयर होता है। और जैसे ही ये पोर्टल अपीयर होता है आइजावा सेंसेई भी इसे महसूस कर लेते हैं। ये पोर्टल असल में एक विलन होता है जो कहीं पर भी पोर्टल्स क्रिएट कर सकता है। ये अपने आप में एक पोर्टल है और इसके बाद इस पोर्टल के अंदर से
एक विलन बाहर निकलता है जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। इसके पूरे शरीर पर कई सारे हाथ लगे हुए हैं और अगले ही पल में आइजावा सेंसेई 13 से बोलते हैं कि सभी बच्चों को एक साइड कर लो। और इसके बाद दोस्तों उस पोर्टल में से कई सारे विलन्स निकलने लगते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये उनका टेस्ट है जो अब शुरू हो चुका है, लेकिन तभी देखू देखता है कि आइजावा सेंसेई अपने ग्लासेस पहन रहे हैं। वो सभी बच्चों को बताते हैं कि यहाँ से हिलना भी मत, ये विलन्स हैं। यहाँ पर ये सभी लोगों की जान बचाने के तरीके सीखने वाले थे, लेकिन यहाँ पर एंट्री करते हैं विलन्स और ये सब देखकर देखू भी परेशान हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। वैसे अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आइजावा सेंसेई इन विलन्स की धुलाई करते हैं, लेकिन इन सब के बीच वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स को भी इन विलन्स से फाइट करनी पड़ेगी। तो क्या ये सभी विलन्स से जीत पाएंगे और क्या ऑल माइट यहाँ पर आ पाएगा इनकी मदद करने के लिए? वैसे आज की उसकी जो हीरो वाली लिमिट है वो खत्म हो चुकी है, तो क्या सच में ऑल माइट यहाँ पर आकर इनकी जान बचा पाएगा? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दो और कमेंट करके बता देना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और अगले एपिसोड के लिए तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। और वैसे माफ कर देना, ये एपिसोड लाने में काफी ज्यादा वक्त लग गया, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए सायोनारा।